साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी बात चैनल पर। दोस्तों हमारी बात चल रही है संस्कृत व्याकरण। उस संस्कृत व्याकरण में हमारे टॉपिक हो चुके हैं उच्चारण स्थान, वर्ण विचार, संधि, समास, धातुरूप, शब्दरूप और उसके बाद में कारक। इन सभी की बात आराम से हमने 20-25 मिनट के वीडियो के माध्यम से निरंतर करते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग। पीछे के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है कि संस्कृत व्याकरण के वीडियो क्रम से यहाँ देखिए। वो कमेंट में जो लिंक है वहाँ से भी आप देख सकते हैं पीछे के वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उपसर्ग छोटा सा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण। हमारे रीट के अंदर, सी-टेट के अंदर, एस-टेट, यूपी-टेट जो भी है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन हम इसको हल्के में ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि उपसर्ग क्या है, आ जाएगा ऐसे ही। दोस्तों मैं आपको बता दूं, समास हमने कितने दिन पढ़ी? 5 दिन। कारक हमने 5 दिन पढ़ी। 5 टॉपिक में लिया अलग अलग कारक को, 6 टॉपिक में। तो दोस्तों उसको 6 टॉपिक में लिया और उसको आज एक टॉपिक में पूरा कर देंगे, एक क्लास में पूरा कर देंगे। लेकिन इसको हल्के में मत लेना। जो हमने 5 दिन पढ़े वो और उपसर्ग दोनों बराबरी रखते हैं हमारे रीट के अंकों के आधार पर। एक प्रश्न वहाँ से आना है, एक प्रश्न यहाँ से आना है। लेकिन आप इस भ्रम में मत रहना कि इसका तो हम ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, तो आप जितना जैसे हमने 5 घंटे समास को दिए हैं, 7 घंटे समास को दे दिए हैं, तो दोस्तों आराम से 3 घंटे 2 घंटे आराम से देखना, कोई नो टेंशन। हम यहाँ पे 20-25 आधे घंटे लास्ट मानिए, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं होगा वीडियो। उस आधे घंटे में आपके ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों यकीन मानिए 1 नंबर आपके कंफर्म पक्का हो जाएगा, कोई भी कम करने वाला नहीं है और एकदम श्योर नंबर है इस उपसर्ग में से। ठीक है, तो हम आराम से बात करेंगे उपसर्ग कहते किसे हैं। उपसर्ग का संस्कृत में परिभाषा पूछे तो किस प्रकार से आती है, पूरा सूत्र मैं आपको यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ, केवल उपसर्ग की जो मुख्य परिभाषा है वो संस्कृत में वो यहाँ पे देख सकते हैं। उपसर्गात धात्वार्थो बलाद अन्यतर नियते। उपसर्गात धात्वार्थो मतलब आप हिंदी में समझने की कोशिश करना। आपको एक बार इसको लिख लेना है, क्या पता यहाँ पे इसकी जगह रिक्त स्थान दे देवे, क्या इसकी जगह खाली स्थान दे देवे और आगे की इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए हमारी परिभाषा। और ऑप्शन में आ जाए 1 नंबर प्रत्यय, 2 नंबर उपसर्ग, ठीक है, 3 नंबर कारक, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देवे। तो हमें क्या करना है, उपसर्ग वाला जो टॉपिक है उसको, उपसर्ग वाला जो हमारा ऑप्शन है उसको सही करना है। ठीक है, तो ये आप एक बार परिभाषा भी लिख सकते हैं। और दोस्तों उपसर्ग कहते किसे वो अब आराम से समझना है। उपसर्ग किसी क्रिया के आगे जुड़ता है, याद रखना। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, पूरा शब्द नहीं कह सकते, शब्दों का एक अंश कह सकते हैं। वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु से पहले जुड़कर इस धातु का जो अर्थ होता है उसको बदल देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। समझने की कोशिश करना। मैं एक उदाहरण जो है उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार उसको सही से समझ लिया तो दोस्तों आपके उपसर्ग एकदम आपको आराम से इजी लगेगा एकदम। जैसे हम एक धातु लेते हैं, यहाँ पे री धातु है, क्या है, री। इसका रूप चलता है हरती। क्या रूप चलता है? हरती का मतलब होता है चुराना। क्या मतलब होता है? चुराना। ठीक है, अब इसके हम ये जो हरती धातु है हमारे, जिसका धातु रूप में लट लकार एक वचन में इस प्रकार से रूप चलते हैं, तो हरती का मतलब हो गया चुराना। इस हरती में हम अलग अलग उपसर्ग जोड़ के देखते हैं किस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, प्लस हरती, केवल हरती का मतलब हो गया चुराना। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम जोड़ते हैं पहले प्रय। क्या जोड़ते हैं? प्रय। तो इसका रूप क्या बन जाता है? प्रहरती। ठीक है, और प्रहरती का मतलब क्या हो जाता है? प्रहार करना। क्या मतलब हो जाता है? प्रहार करना। इसी प्रकार हम जोड़ देते हैं हमारे आ। क्या जोड़ देते हैं? आ जोड़ देते हैं। आ प्लस हरती, तो क्या हो जाएगा रूप? आहरती। ठीक है, इसका आहरती का मतलब हो जाता है भोजन करता है, भोजन करता है। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला जोड़ देते हैं उप। कौन सा उपसर्ग जोड़ते हैं? उपहरती। उपहरती का रूप क्या बन जाता है? उपहरती। ठीक है,
जोड़ने पर। इसका मतलब हो जाता है भेंट देना। क्या हो जाता है? उपहार देना या भेंट देना। ठीक है, आगे जोड़ देते हैं हम सम। क्या जोड़ देते हैं? सम उपसर्ग जोड़ते हैं हर्ती के। हर्ती जो रूप है, हमारा धातु रूप है इसका, तो समहर्ती का रूप बन जाएगा संहर्ती। क्या रूप बन जाएगा? संहर्ती। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है संहार करना, वध करना। ठीक है, संहार करना है या संहार करता है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद हम जोड़ देते हैं विहर्ती। विहर्ती का मतलब हो जाता है क्या? हमारा शब्द क्या बन गया? विहर्ती का मतलब हो जाता है भ्रमण करता है, भ्रमण करता है। इस प्रकार से रूप हिंदी अर्थ हो जाता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं परी। ठीक है, परी प्लस हर्ती तो रूप क्या बन जाएगा? परिहर्ती। ठीक है, तो दोस्तों इसका बन जाता है, परिहर्ती का मतलब क्या होता है? छोड़ता है, छोड़ना या छोड़ता है। इस प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पे आप सोचिए, हमने हर्ती के पहले प्र लगाया तो हो गया प्रहार करना, हर्ती के पहले आ लगाया तो हो गया भोजन करना। ये सभी उपसर्ग हैं इधर वाले। ठीक है, संस्कृत भाषा में 22 ही उपसर्ग हैं और वहीं से सवाल बनने हैं, ये फिक्स है। कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग है और वहीं से सवाल बनते हैं। और दोस्तों जो 22 उपसर्ग हैं आपको रट लेने हैं। आपको नोटबुक है, रफ कॉपी है, उसमें बार बार 2 बार 3 बार उतारेंगे, आराम से याद हो जाएंगे। और दोस्तों उसका रूप किस प्रकार से चलते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। उदाहरण देख के वो हम बात करेंगे कैसे चलते हैं आराम से। आ लगाया तो हो गया भोजन करना, आहर्ती। उप लगाया तो उपहर्ती, और मतलब क्या हो गया? उपहार देना या भेंट देता है। संहर्ती मतलब संहार करता है। विहर्ती मतलब भ्रमण करता है, विहार करता है। परिहर्ती का मतलब छोड़ता है या छोड़ना। ठीक, इस प्रकार से उसके अर्थ में धातु का यहाँ पे मतलब क्या था? केवल री का मतलब चुराना। ठीक है, तो अब इसके धातु में परिवर्तन हो गया, इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, जिसके जुड़ने से जो आगे जुड़ के परिवर्तन कर देता है वही होता है उपसर्ग। अब दोस्तों हम क्या करते हैं? उपसर्ग को समझने के लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन के माध्यम से आपको पूरे उदाहरण समझाऊंगा। आराम से नो टेंशन होकर देखना, आराम से एक बार समय निकाल लेना, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा कारक था, जितना हमारा समाज था, जितने बड़े बड़े टॉपिक थे उतना ही महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि वहीं से भी जितने नंबर का वो था उतने नंबर का ये है। ठीक है, तो ये भी आपको आराम से ध्यान देना है। दोस्तों हम मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर देना, नहीं किया तो शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन दोस्तों मैं शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो एक बार आराम से देखिए। उपसर्ग अगर आज तक आपके कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको इजी लग रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से कंफ्यूज करते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, एक बार वीडियो पूरा देखिए, आराम से समझ में आएगा। दोस्तों हमने बात कर ली है उपसर्ग किसे कहते हैं और किस प्रकार से किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब दोस्तों मैंने बात आपको बताई थी कि संस्कृत में मूल उपसर्ग कितने होते हैं? द्वाविंशति, मतलब 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग। और दोस्तों रीट के अंदर अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको मैं बता दूं इन्हीं 22 उपसर्गों में से ही पूछेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन 22 उपसर्गों को आपको इनके नाम आपको याद होने चाहिए। पहली बात तो प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुर, दुस जो भी हैं 22 वो आपको पूरे याद होने चाहिए। और दोस्तों साथ ही आपको इनके अर्थ भी लगभग आपको आने चाहिए। 2-3 बार आप आराम से रिवीजन करेंगे तो दोस्तों शायद आपको याद हो जाएंगे। प्र का मतलब आगे, प्रा का मतलब पीछे या अधिक, अप का मतलब बुरा या विपरीत, अव का मतलब बुरा, निस का मतलब बिना या बाहर। मतलब इस प्रकार से आपको 2-3 बार आप अगर इनका उदाहरण और इनके जो अर्थ हैं वो देखेंगे तो आराम से उदाहरण किस प्रकार से देखने हैं वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों उपसर्ग है 22 और आपको 2 या 3 बार रिवीजन करना है, आराम से याद हो जाएगा। एक सवाल पक्का मानकर चलिए, और आ सकते हैं 2 ही, संधि से भी सवाल बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आपको आराम से पढ़ने हैं, और इनको मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ वो आप 2 या 3 बार रिवीजन कर लेना, आराम से आपके उपसर्ग कवर हो जाएंगे। इनके स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। ठीक है, और मैं आपको पहला दिखा रहा हूँ प्र। प्र का मतलब होता है आगे। क्या होता है? आगे। तो दोस्तों पहले आपको संधि विच्छेद दोनों का अलग अलग करके देखना है कि संयोग जो हो रहा है यहाँ पे 2 शब्द अलग अलग हो रहे हैं। और सबसे पहले बात तभी आप पता लगा सकते हैं जब आप 22 जो उपसर्ग है उनके नाम आपको याद हो। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं प्राबोधि देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रा उपसर्ग होता है
तो ही आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, वरना आप इसके चक्कर में पड़ जाओगे कि ये प्र होता है या प्रा, इस प्रकार से प्रा होता है, मतलब आपको पता होता है ना कि ये प्रा उपसर्ग होता है, तभी आप इनका सही कर पाएंगे। उपसर्ग का यही नियम है, इसलिए आप सभी के नाम आपको याद होने चाहिए और याद इनके अर्थ हो तो और भी अच्छा है। तो इनको करना क्या है कि जैसे प्र उपसर्ग आ गया, ठीक है, तो इनको देखना है प्रदेश अगर पूछा है तो आपको पता है प्र उपसर्ग होता है और देश और प्र मिलकर एक प्रदेश, एक छोटा जो समूह है एक देश का, वहाँ पर इसका संबोधन होता है। इस प्रकार से दोनों को अलग अलग अगर हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि ये उपसर्ग है। और इसमें जैसे प्र का बनता है प्रहार, प्रदेश, प्रयोग, प्र आचार्य, प्रधन आचार्य, प्राचार्य, ठीक है, प्रधनवास, प्रवास, प्रधन योजनम, प्रयोजनम, प्रधन भू, प्रभु, प्रहरती, प्रचलती, प्रक्षालयति, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता ये होना चाहिए कि ये उपसर्ग है और इनका ये अर्थ होता है। प्रा, जैसे प्रा का मतलब होता है पीछे या अधिक, तो प्राधनजय, प्राजय, प्राधनक्रम, प्राक्रम, प्राभवती, प्राधनजयते, प्राक्रमति, प्रावर्तते। इसी प्रकार अब का हो जाएगा अपकीर्ति, अपमानम, अपकारः, अपहरणम, अपकरोति, अपहरति, अपभाष्यति, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी याद होने, एक बार, दो बार, तीन बार आराम से आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं एक बार आराम से पूरे बता रहा हूँ। सम का जैसे सम प्लस गति, संगति, इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग आपको ये ध्यान रखना है, सम होता है उपसर्ग, आपको ऑप्शन में ये सब भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन उपसर्ग नहीं होता। उपसर्ग क्या होता है, इस प्रकार से सही जो होता है वो होता है उपसर्ग, ठीक है। सम प्लस गति संगति, सन प्लस तोष संतोष, सम प्लस ध्या संध्या, सम प्लस कृत संस्कृत। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों संस्कृत का उपसर्ग पूछना, क्योंकि यहाँ पे स का आगम होता है, सम प्लस कृत होगा इसका, ठीक है। और इसमें जब दोनों मिलते हैं कृत धातु होती है तो बीच में स का आगम हो जाता है और शब्द बन जाता है संस्कृत, ठीक है। सम प्लस भवती संभवती, इसी प्रकार संस्कृत बना उसी प्रकार से हो जाएगा संस्कृति, ठीक है। समदन चरती संचरती, समदन इक्षते, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, समदन इक्षते, तो इसका हो जाएगा आपके समीक्षते, सम धन इक्षते, ईधन ई दीर्घ होगा, ठीक है, समधन इक्षते समीक्षते। अनुधन चर, अनुचर, अनुधन इक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट, अन्वीक्षण, अनुधन इक्षण, ये जो अनु है, ठीक है, इसके आगे अनुधन इक्षण अनुक्षण, ठीक है। इस प्रकार से यण संधि भी यहाँ पे होती है। अनुधनवाद, अनुवाद, अनुधन ऐसण, अनुधन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुधन ऐसण, ठीक है, तो अन्वेषण यहाँ पर भी वेरी इंपॉर्टेंट बनता था आपके। अनुधन जय, अनुजय, ठीक है, छोटा भाई। अनुधन ज्ञा, अनुज्ञा, अनुधन राग, ये जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट जहाँ से पूछने की संभावना कहाँ से बनती है, जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ मैं आपको, संस्कृति, ठीक है, प्राधन कर्म, मतलब इस प्रकार से जो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं वहीं से आने वाले हैं दोस्तों। एक वेरी इंपॉर्टेंट ये आप नोट कर सकते हैं, अनुधन इति, अनुधन ई छोटा होगा और इति, अनुधन इति हो जाएगा, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अनुधन गच्छति, अनुधावती, अनुसरती, अनुक्रोती, अनुदितम, वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुदितम, तो यहाँ पे उदितम हो जाएगा और आगे ये अनुधन उदितम, इस प्रकार से दीर्घ हो जाएगा अनुदितम। अवगुण, अवसर, अवशेष, अवतार, अवगछति, अवतरित, अवमान्यति, ये नॉर्मल है, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ कंफ्यूज कहाँ करते हैं आपको, जहाँ जिसके पीछे मात्रा लगी हुई हो या कोई आधा वर्ण हो, वहाँ से ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं और वहाँ से ही संभावना बन जाती है प्रश्न बनने की। निस का पूछ सकते हैं, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको, स जो है निस में जो उपसर्ग होता है उसमें ये सड़क वाला सही रहता है, ठीक है, दंत्य स, तो ये आपको ध्यान रखना। इसका संधि विच्छेद करते समय आपको क्या करना है, निस दंचय करना है, तो ये स करना है, ठीक है। इसी प्रकार निष्पाप, तो आपको संधि विच्छेद में वेरी इंपॉर्टेंट है ये, निस ये पूछेंगे, निष्पाप दे दिया तो आपको उपसर्ग क्या करना है, ये निस करना है। आपको परीक्षा में क्या दे देंगे, इस प्रकार से ये निस दे देंगे, तो आपको ये नहीं करके ये करना है। उपसर्ग हमेशा निस होता है इस प्रकार से। निस्सहाय, तो निस्दन सहाय, निस्दन सरती, निस्दन सरती, वेरी इंपॉर्टेंट, सैका हो गया यहाँ पे विसर्ग, सैका क्या हो गया, विसर्ग, और निस्दन सरती हो गया, ठीक है। निष्क्रमति, तो ये आपको यह ध्यान रखना है, निष्क्रमति चाहे सा ये आए तो, लेकिन हमें उपसर्ग में कौन सा से करना है, यही करना है। निस्तेज, निश्चल में यही से हो जाएगा। निसंदेह, मतलब निस्दन संदेह, विसर्ग का क्या कर देना है, हमें स कर देना है, और निसंदेह, ठीक है। निर का देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्धन अपराध, निरपराध, ये तो संयोग है। निरोग, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निरोग, निराशा, नीरव, नीरस,
ठीक है। तो निरंतर ये भी इसी में आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी। इसका क्या करना आपको, उपसर्ग तो रहेगा यही निर, ठीक है। अब ये आगे वाला है, इसमें दो र हो जाते हैं तो एक र का लोप हो जाता है, तो हम यहाँ पे देख लीजिए निर है, ठीक है, तो इसके आगे रोग जोड़ देना है, ठीक है। आशा, निर्धन आशा, निराशा, निर्धन रस, निरस, निर्धन रव, निरव, निर्धन रंध्र तो निरंध्र, निर्धन गच्छति, निर्गच्छति, निर्दिष्टे तो निर्दंदिष्टे, निरपेक्षते, वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्धन अपेक्षते, निरपेक्षते। नौवां उपसर्ग हम देख लेते हैं दुस। इसी प्रकार जिस प्रकार से हम निस पढ़ा था उसी प्रकार से दुस है। दुस में आपको ध्यान रखना है कि दुस में स हमेशा यही रहने वाला है, ठीक है। तो चाहे इसमें उदाहरण में कोई सा भी सा आए तो आपको करना क्या है, ये से कर देना है। जैसे अब हम करके देख लेते हैं, दुष्कर्म आ गया, ठीक है। तो दुष्धन कर्म, स हमेशा आपको यही रखना है। दुष्चरित्रम, दुष्धन शासन, यहाँ पे स का विसर्ग हो गया। दुष्धन सत्वम, दुष्धन क्रोति, स हमेशा यही रखना है, दुष्, ठीक है। दुष्धन चरती, दुष्धन सहती, दुष्धन साहस, तो ये दुष् भी एक उपसर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दुर, ठीक है। तो दुर का आपको क्या करना है, दुर्धन आग्रह, ये नॉर्मल है। दुर्धन जन, दुर्धन गति, दुर्धन आचरणम, दुर्धन व्यवहृति, दुर्धन बोध, दुर्बुद्धि, दुर्बो, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। और दोस्तों इनको अलग अलग करके दो शब्द बन रहे हैं, बोध, गति, ये जो बन रहे हैं इनको अलग अलग कर देना है और दुर हो जाएगा। वी, दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मात्रा छोटी लग रही है, वहाँ परीक्षा में आपको देंगे तो इस प्रकार से भी दे सकते हैं ऑप्शन में, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। वी हो जाएगा, तो वी भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, आपको अलग अलग शब्द देने, विधन जय, विधन क्रम, विधन कृति, विधन चक्षण, विधन आई, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों व्यय। विधन ऐ बराबर व्यय, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट ये शब्द बन जाता है आपके उपसर्ग के लिए। विधन आदि, व्याधि, विधन चरती, विकसति, ये नॉर्मल है। और ये व्याधि और व्यय आपको याद रखने हैं। आंग, आंग में आपको उपसर्ग होता है आ, इसका मतलब होता है तक या से। आदनहार, आहार, आरक्षणम, आहरणम, आजीवनम, आहरती, आरोहति, आगच्छति, आनयति, नॉर्मल है, ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं। नी, निधनवास, निवास, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन 15 है यहाँ पे निधन आय, न्याय, वेरी इंपॉर्टेंट है, निधन आय न्याय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। निधन, ये देखिए न्यूनतम, निधन ऊनतम, न्यूनतम, निधन ऊनतम, ठीक है, तो न्यूनतम, इस प्रकार से। निधन अस्त, वेरी इंपॉर्टेंट है, निधन अस्त हो जाएगा नेस्त, ठीक है, यण संधि। निधन वस्ती, निवस्ती, निगदित थे, निगदित थे, निधन लेते, नहीं लेते, ठीक है, ये नॉर्मल है। अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग यहाँ पे देखिए प्रधान मतलब होता है, अधि का क्या मतलब हो गया, प्रधान। अधिधन अक्ष, अध्यक्ष, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिधन अक्ष, अधिधन अयनम, अधिधन इक्षक, वेरी इंपॉर्टेंट, अधिधन इक्षक, तो हो जाएगा आपके अधीक्षक। अधिधन ऊढ़ा, अधिधन ऊढ़ा, तो दोस्तों इस प्रकार से होगा, अधि और ऊ हो जाएगा बड़ा और उढ़ा, अधिधन ऊढ़ा, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उपसर्ग का आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग किस प्रकार, मेन आपको ध्यान क्या रखना है कि जहाँ उपसर्ग किस प्रकार से होता है, उपसर्ग में कौन सी मात्राएं होती है, इस प्रकार से आपको दे दे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये उपसर्ग होता ही नहीं है, उपसर्ग इस प्रकार से होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो जैसे आ जाए अधिधन ऊढ़ा तो अधि ऊढ़ा हो जाएगा, अधिगच्छति, अधि आप्यति और अधि आस्ते, ये भी सभी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों अभी, क्या देख लेते हैं, अभी, अभी का मतलब होता है पास। अभिधन आस, अभ्यास, अभिधन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, इस प्रकार से मात्राएं लगती है। और अभिधन आस, अभिधन आगत, अभिधन वादन, अभिधन भावका, अभिभाषणम, अभिअर्थना, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिअर्थना, ठीक है। अति, दोस्तों जहाँ पे आपको बता दूं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, अभी आस, अभी आगत, अभी अर्थना, यहीं से संभावना हो जाती है प्रश्न बनने की। आगे देखते हैं अति, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से प्रश्न बनने की। अतिधन क्रमणम, ये कोई ज़्यादा खास नहीं। अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, अतिधन अंत, अतिधन ईव, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अतिधन इव, अतीव, मतलब अति का ई हो गया दीर्घ छोटा और आगे इव, ठीक है, दोनों ई मिलकर क्या हो गए, दीर्घ हो गए, और शब्द क्या बन गया यहाँ पे, अतीव, क्या बन गया, अतीव। अतिधन आचार, अत्याचार, अतिसार, और अतिधन अधिकम, अत्यधिकम। अगला है अपि, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। अपिधन तु, अपितु, अपिहितम, दखावा, मतलब अपि का मतलब होता है भी, ठीक है, और अपिधन धानम, अपिधानम दखन, ठीक है। अब दोस्तों सु बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, यहाँ पे स्वागतम,
वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको दो शब्द मैं बताता हूँ, एक तो स्वागतम और एक कंफ्यूज करता है आपको स्वार्थ। स्वार्थ में दोस्तों सु उपसर्ग नहीं होता है, याद रखना, इसका संधि विच्छेद करके देख लेना। दीर्घ संधि है, स्व धन अर्थ, अपना अर्थ जो रखता है वह होता है स्वार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे सु उपसर्ग नहीं है। स्वागतम और स्वार्थ जब हम पढ़ते हैं तो हमें सेम से लगते हैं, और इसमें पूछते हैं कि क्या है तो हम कर देते हैं जल्दबाजी में सु उपसर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वागतम में है सु उपसर्ग, सुदन आगतम, सुदन अल्पम, सुदन अच्छ, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। सुदन पुत्र, सुसंगति, सुदन उक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। सु में मात्रा होती है छोटी प्लस उक्ति, ठीक है, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे सुक्ति, ठीक है। सुदनशील, सुशील, सुविचारा, ठीक है। अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उद। तो आपको मैं बताया था जब हमने चरत्व संधि पढ़ी थी कि जहाँ पे तीसरे के सामने पहला दूसरा हो तो पहला हो जाता है तीसरे का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उद्धन थानम, क्या है उद्धन थानम, तो उत्थानम हो गया, द का क्या हो गया तय हो गया, आगे थ आ गया चौथा, तो दोस्तों द का हो जाएगा तय और शब्द बन जाएगा उत्थानम। वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उद्धन चारण, तो यहाँ पे चतुर्थ संधि हमने पढ़ी थी आराम से, उद्धन चारणम उच्चारणम, ठीक है। उद्धन लेख, लत्व संधि पढ़ी थी, यदि द या त के बाद में ल हो तो द का क्या हो जाता है ल हो जाता है, ठीक है। तो उल्लेख, उज्ज्वलानी, उद्धन ज्वलानी, ये भी आपको ध्यान रखना, उद्धन उद हो जाएगा और फिर ज्वलानी, ठीक है। उद्दन थाप्यति, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उत उपसर्ग होता ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया है उपसर्ग उत होता ही नहीं है, आपको इसीलिए कंफ्यूज करेंगे ये। तो आपको ध्यान रखना उपसर्ग क्या होते हैं वो आपको माइंड में रखने हैं। उद्दन गस्ती, उद्गस्ती, उद्धन यानम, उद्यानम, उत्कीर्णम, इस प्रकार से उत का क्या हो, अब ये कंफ्यूज कर देगा आपको, उत्कीर्णम पूछ सकता है तो उपसर्ग क्या होगा, तो आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा उत, लेकिन आपको ध्यान रखना उत उपसर्ग होता ही नहीं है, होता क्या है उद होगा, ठीक है। प्रति, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। प्रतिदन एक, प्रत्येक, प्रतिदन रूपम, प्रतिदन ईकम, ठीक है। तो दोस्तों प्रतीकम वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए छोटी ई, प्रति की छोटी और इकम, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर प्रतीक बन जाता है, दीर्घ हो जाता है। प्रतिदन ईद, प्रतीत, प्रतिदन उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रतिदन आशा, प्रत्याशा, प्रतिदन आगस्ती, प्रत्यागस्ती, प्रतिदन उपकार, प्रत्युपकार, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रतीक है। परि का मतलब होता है चारों ओर आसपास, ठीक है। तो पर्यावरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण तो हो जाएगा हमारा पर्यावरण। परिधन आप्त, पर्याप्त, परिजना, परिउष्णम, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया बहुत बार, परिधन उष्णम, परिउष्णम, परिधन हरती, परिहरती, परिवस्ती, परिवारी, नॉर्मल है। उपवनम, उप उपसर्ग अंतिम, उपवनम, उपदेश, उपहार, उपप्रमुख, ये नॉर्मल है। उपवास, उपचारती, उपकरोती, उपदिशती, इनको अलग अलग करना। तो मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग कौन से हैं, उपसर्ग का शुद्ध जो प्रयोग है वो कैसे होता है। जैसे मैंने बताया उद होता है, उत नहीं होता है, सु में बड़ी मात्रा नहीं होती है, हमेशा छोटी मात्रा होती है। इस प्रकार से आपको ध्यान होना चाहिए कि उपसर्ग कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वो लिखे जाते हैं, तो आराम से आप लगभग सही कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा उपसर्ग नॉर्मल टॉपिक। इसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो भी किताबें हैं उनमें से इनके उदाहरण देखिए और आप समझिए किस प्रकार से उदाहरण पूछे गए हैं और कौन कौन से 22 उपसर्ग हैं। दोस्तों सवाल यहीं से इन 22 उपसर्गों में से ही बनना है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और दोस्तों अगले टॉपिक में हम बात करेंगे प्रत्यय की, अलग अलग प्रत्ययों की। प्रत्यय टॉपिक हमारा लंबा चलेगा, आराम से चलाएंगे, दो प्रत्यय एक साथ पढ़ेंगे। और दोस्तों आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आराम से समझ में आएगा। प्रत्यय अगर आपके आज तक समझ में नहीं आया है तो अब आएगा, नो टेंशन रहिए, आराम से पढ़ेंगे प्रत्यय भी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।